नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्वेश्चन वीक शुरू हो चुका है और इस क्वेश्चन वीक में आप सभी के प्रश्नों के जवाब अलग अलग वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे हैं। जो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूर्व सैनिक परिवार प्रश्न करते हैं, उन सभी के जवाब मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आपका भी पेंशन संबंधी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो में इसका जवाब मिल जाएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक और जानकारी साझा करूंगा, जैसे कि जो भाई 14 साल में, जो सैनिक 14 साल में हवलदार बन जाते हैं या 5 साल में हवलदार बन जाते हैं, उनको नेक्स्ट एमएससीपी नायब सूबेदार कब मिलना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि 8 साल में नायक, 16 साल में हवलदार और 24 साल में एमएससीपी नायब सूबेदार का बेनिफिट दिया जाता है। जिनको ग्राउंड पर प्रमोशन नहीं मिलता है, फाइनेंशियली लॉस ना हो, इसके लिए जनवरी 2006 में इस एमएससीपी स्कीम को लाया गया और इस एमएससीपी स्कीम से लाखों लाख जो हमारे रक्षा कर्मचारी हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं और आप भी इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। और इसमें कुछ एक पूर्व सैनिकों का ये डाउट था कि जिनको 5 साल में हवलदार बना दिया जाता है, क्या एमएससीपी नायब सूबेदार उनको 24 साल में लागू होगा। इसके संबंध में आगे वीडियो में चर्चा करूंगा और साथ में मैं आप लोगों को आज एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाहूंगा जिनका सन 2002 में रिटायरमेंट होता है। घुटने में डिसेबिलिटी का उन्हें 30% एलिमेंट सैंक्शन कर दिया जाता है, परंतु तब से लेकर के आज तक उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल पा रही है। कई बार न जाने कितने कार्यालयों के चक्कर लगा चुके, परेशान हो चुके। हमारे द्वारा उनके पेंशन कार्यालय को जब पत्र भिजवाया गया तो 2025 में, यानी कि जून 2025 में उनकी डिसेबिलिटी पेंशन शुरू हो जाती है। इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके प्रश्नों के जवाब क्लियर कर देता हूं, जो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोगों ने प्रश्न किए हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। पहला प्रश्न आया है, ये रमेश सिंगल जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, सर मुझे रिकॉर्ड से व्हाट्सएप मैसेज मिला कि तुम्हारा पीपीओ तुम्हारे पीडीए सीपीपीसी को भेजा गया है। 24 जुलाई का मैसेज है, लेकिन आज तक कुछ भी पता नहीं चला। बैंक से पूछताछ करने पर बताया गया कि अब तक आपकी कोई जानकारी उनको प्राप्त नहीं हुई है। स्पष्ट बोलता है कि उनके पास अब तक कुछ भी नहीं आया है। पीसीडीए बोलता है पीपीओ रिकॉर्ड को भेज दिया है। क्या करें सर, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, यहाँ पर ऐसी समस्या केवल आपकी नहीं है, न जाने कितने रक्षा परिवारों की ये समस्या है, जिनकी पेंशन के संबंध में रिकॉर्ड ऑफिस कह देता है कि आपके स्पर्श पीसीडीए को सब कुछ भेजा जा चुका है, परंतु जब स्पर्श पीसीडीए से बात करते हैं तो पता चलता है कि उन तक ये सब पहुंचा ही नहीं है। पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी जो भी आपकी पहले थी, बैंक के माध्यम, जिस भी बैंक के माध्यम से आप पेंशन लेते थे या यदि आप उनके पास जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। ऐसी कंडीशन में हमारे पूर्व सैनिक क्या करें। देखिए, सबसे सीधा और सरल उपाय है सीपी ग्राम। सीपी ग्राम के माध्यम से आप अपनी शिकायत को अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवाइएगा कि आपकी पेंशन के संबंध में जो पीपीओ जारी होना था, पीसीडीए और स्पर्श को आपने भेजा था, उसी लेटर का आप रेफरेंस देते हुए अटैच करके और ये कह सकते हैं कि अभी तक स्पर्श के द्वारा मेरा कोई पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है और बैंक कहता है कि मुझे भी कोई जानकारी नहीं मिली हुई है। ऐसा करने पर आपका कुछ ना कुछ जवाब आपके रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा आएगा और हो सकता है आपकी इस शिकायत पर आपका तुरंत ही एक्शन हो जाए और आपका पीपीओ भी जनरेट कर दिया जाए। अगला प्रश्न आया है, ये मोहन राम जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, I have also some problems like wrong address MSCP increment. I have sent PPO to record office 1 month ago, but still no action has been taken. What I do, please advise. बिल्कुल, आपके एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है। यदि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है तो आप रिकॉर्ड ऑफिस को कुछ भी मत भेजिएगा। स्पर्श को लॉगिन करने के पश्चात वहां पर आप पर्सनल डिटेल में जाकर के जो भी आपका पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आता है उसमें देखिएगा एड्रेस
का ऑप्शन पर आप क्लिक करके आप अपने एड्रेस को सही कर दीजिएगा और नीचे आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने को लेकर बोला जाएगा, जिसमें आप अपना आधार कार्ड फ्रंट और बैक साइड दोनों का पीडीएफ बना करके अपलोड कर सकते हैं। आपका एड्रेस प्रूफ में इतना ही काफी है और आपका एड्रेस में सुधार हो जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई समस्या है, जैसे इंक्रीमेंट की समस्या है, उसके लिए आप रिकॉर्ड ऑफिस को लिख सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा आपका समाधान हो जाएगा। यदि समाधान नहीं होता है तो हमारे चैनल के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। इसके अलावा एक और प्रश्न आया है, स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा। ये लिख रहे हैं, सर मैं ईएमई से इलेक्ट्रिकल से रिटायर्ड हूँ, मुझे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिला है, क्या वह आईटीआई के बराबर है, अवगत कराएं। देखिए, मैंने आपके प्रश्न का जवाब पिछले वीडियो के माध्यम से दे दिया था, परंतु वहां पर मैं कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने आपको आपका जो प्रश्न है उसका सही से जवाब नहीं दिया हुआ है। आज मैंने जानकारी करके जो आपने लिखा है आपके प्रश्न के संबंध में, आप इलेक्ट्रिकल से ईएमई से रिटायर्ड हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये प्रमाण पत्र आपका आईटीआई के बराबर ही है। जहां पर आईटीआई का रिक्वायरमेंट होता है वहां पर यदि आप ये सर्टिफिकेट लगा देंगे, आपको वरीयता के साथ में वहां पर लिया जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा अगला प्रश्न है, ये लिख रहे हैं, सर मैं महाराष्ट्र से हूं, अभी तक पेंशन जमा नहीं हुआ है, अशोक वर्दे जी की आईडी से प्रश्न आया है। देखिए, जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है उन सभी का लगभग पेंशन आ चुका है। 26 और 27 तारीख को ही पेंशन उनके खाते में क्रेडिट कर दिया गया है। जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है वो चिंता ना करें, 29 तारीख तक उनकी पेंशन को उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, ये बिहारी शर्मा जी की आईडी से प्रश्न आया है। लिख रहे हैं, सर प्लीज बताएं कि क्या 2002 में रिटायर्ड हुए हैं, सुबेदार रैंक 28 साल सर्विस एक्स ग्रुप हैं, क्या उनको सर्कुलर 430 और 501 का लाभ मिलेगा या नहीं फैमिली पेंशनर को? देखिए, कंफर्म तो मैं नहीं बता सकता हूं, आप अपनी बैंक की पासबुक को चेक करिएगा, हो सकता है आपको ये बेनिफिट मिल गया हो। आप को यदि जानकारी नहीं है और आप जानना भी नहीं चाहते हैं तो सबसे सरल और आसान उपाय है कि सीपी ग्राम के माध्यम से आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को ये पत्र भिजवा सकते हैं कि आपको सर्कुलर 430 और 501 का एरियर नहीं मिला है। अपने आप आपका जो रिकॉर्ड ऑफिस है आपको कंफर्म कर देगा कि मिला है कि नहीं मिला है, और यदि नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है। ये सारी बात आपको उस लेटर के माध्यम से रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा पता चल जाएगी। एक और प्रश्न आया है, ये ठाकुर एसके जी की आईडी से प्रश्न आया है। सर लिख रहे हैं, सर मेरे फादर एएफटी बोर्ड ऑर्डर 2023 का अभी तक कोई भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, प्लीज बताएं। देखिए, बोर्ड का आदेश आने के बाद में भी यदि पीसीडीए के द्वारा या फिर पेंशन कार्यालय के द्वारा कोई इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है तो सबसे आसान उपाय है कोर्ट की अवहेलना का नोटिस आप जारी करवा दीजिए, क्योंकि 2 साल हो चुका है और अभी तक यदि इंप्लीमेंट नहीं हुआ है तो दोबारा से आप वकील से संपर्क करिएगा और कोर्ट के आदेश की जो अवमानना हुई है उसके लिए नोटिस जारी करवा दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपका काम शीघ्रता से कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और प्रश्न आया है, ये चरण चौधरी जी की आईडी से प्रश्न आया है। लिख रहे हैं, कारगिल वार 1999 के वार डिसेबल के पेंशन को स्टेट जेएंडके की तरफ से कुछ मिलता है क्या, प्लीज जानकारी दें। पेंशन डेट है सितंबर 2023। देखिए, डेथ होने पर तो मैंने भी सुना है कि जेएंडके गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाता है, परंतु यदि छोटी मोटी डिसेबिलिटी है तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है। आपको जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है वही बनता है और वो आपको फॉर लाइफ दिया जाता है। इसके अलावा नायक शिव GH आईडी से प्रश्न आ रहा है। लिख रहे हैं, जय हिंद सर, मेरा पे लेवल 5 है, हवलदार हूँ, 2010 जून का, मेरा बेसिक पे 15,500 सही है या गलत है? देखिए, यदि आपने हवलदार रैंक से रिटायरमेंट लिया हुआ है और पे लेवल आपका 5 है और आप लिख भी रहे हैं कि आपका बेसिक पे 15,500 है तो निश्चित तौर पर ये 15,500 गलत है।
इतना कम बेसिक किसी का नहीं होता है। आप इसके लिए अपने पेंशन कार्यालय को पत्र भिजवाइएगा, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से पत्र भिजवाइएगा, और यदि कहीं से भी बात नहीं बन पा रही तो आखिर में हमारे चैनल से भी संपर्क करके इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इसके एक अहम जानकारी और बता देना चाहता हूं, बहुत से हमारे रक्षा पेंशनर्स को ये नहीं पता होता है कि उनका माइग्रेशन स्पर्श में हुआ है कि नहीं हुआ है, और यदि हो गया है तो कैसे पता करें। स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा, सबसे पहले गूगल पर जाकर के आप स्पर्श लिख करके सर्च करें, स्पर्श की साइट विजिट करेंगे, वैसे ही आपको सबसे पहले एक अलर्ट का मैसेज आएगा। वहां पर माइग्रेशन स्टेटस या आइडेंटिफिकेशन स्टेटस चेक करने को लेकर के एक ऑप्शन हाईलाइट होगा। आप उस पर माइग्रेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन के माध्यम से ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आपसे पर्सनल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। दोनों चीजें यहाँ पर यदि आप फिल करके कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देते हैं, सर्च करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हुआ है। यदि हुआ है तो आपका पीपीओ नंबर क्या है, माइग्रेशन का डेट क्या है, बाकी की अन्य सारी डिटेल आपको एक मैसेज के द्वारा आपको स्क्रीन के माध्यम से शो कर दिया जाता है। जो भी ऐसे रक्षा पेंशनर्स हैं, परेशान ना हो, इसके लिए एक और समाधान है। यदि ये सब नहीं कर सकते हैं तो स्पर्श का टोल फ्री नंबर है, उसे आप नोट करिएगा, और इसे आप वर्किंग डेज में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 या 5 बजे तक आप इस दौरान ट्राई करेंगे तो आपको निश्चित ही समाधान होगा। आप उनसे इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर मेरा स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है या नहीं है। इसके लिए आप अपना पीपीओ सामने रख के बैठना, डिस्चार्ज बुक सामने रख के बैठना, क्योंकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपसे कुछ न कुछ ऐसी बात पूछ दी जाएगी, और यदि आप नहीं बता पाए तो आपको ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। जैसे ही आपका कॉल 1800-180-5325 पर रिसीव होगा, वैसे ही आप उनसे एक ही प्रश्न करें कि सर मेरा माइग्रेशन क्या स्पर्श में हो चुका है, प्लीज चेक करके बता दीजिएगा। फिर वो चेक करेंगे, यदि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया होगा तो भी आपको वो बता देंगे, और यदि हो गया है तो आप उनसे पीपीओ नंबर अवश्य पूछ लीजिएगा। पीपीओ नंबर मिलने पर आप यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही बना सकते हैं। यदि पीपीओ नंबर आपने नहीं पूछा तो भी आपकी समस्या अधूरी ही रह जाएगी, इसलिए पीपीओ नंबर पूछना बिल्कुल ना भूलें। मैं चर्चा कर रहा था सबसे पहले कि जो सैनिक भाई 5 साल में हवलदार बन जाते हैं, या 14 साल में हवलदार बन जाते हैं, या 10 साल में हवलदार बन जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक क्वालिफाइंग सर्विस को ले रहा हूँ, 14 साल सर्विस में यदि कोई सैनिक भाई हवलदार बन जाते हैं, ऐसी कंडीशन में उनको एमएसीपी नायब सूबेदार कब मिलना चाहिए? क्या एमएसीपी नायब सूबेदार उनको 24 साल होने पर मिलेगा? जी नहीं। जो भी सैनिक भाई जितनी सर्विस में हवलदार बनते हैं उसके ठीक 8 साल बाद उनको नेक्स्ट एमएसीपी लागू होता है। मान लीजिए 14 साल में यदि आप हवलदार बने हैं तो ऐसी कंडीशन में ठीक 8 साल बाद, यानी कि 22 साल की सर्विस में ही आपको एमएसीपी नायब सूबेदार लागू है। शर्त यह है कि इस दौरान आपका प्रमोशन ना हुआ हो। यदि आपका प्रमोशन नहीं हुआ है तो ठीक 22 साल में आपको एमएसीपी नायब सूबेदार का बेनिफिट मिल जाएगा। फास्ट प्रमोशन के कारण 5 साल में भी हवलदार बन जाते हैं। अब 5 साल में जो सैनिक भाई हवलदार बनते हैं तो उनका अगला एमएसीपी कब मिलना चाहिए? यानी कि जो वर्तमान रैंक है हवलदार, यदि वो 5 साल में मिलती है तो नेक्स्ट एमएसीपी उनको ठीक 8 साल बाद लागू होगा। ये नहीं होगा कि 24 साल जब उनकी सर्विस होगी तभी एमएसीपी नायब सूबेदार मिलेगा। जी बिल्कुल नहीं, रैंक मिलने के ठीक 8 साल बाद। यदि दूसरा रैंक नहीं मिलता है तो उनको अगले रैंक का जो एमएसीपी है वो 8 साल बाद दे दिया जाता है। कौन कौन से ऐसे सैनिक भाई हैं जिनका प्रमोशन हुआ है और ठीक 8 साल बाद उनको अगला एमएसीपी नहीं मिला है? यदि नहीं मिला है तो हमारे चैनल से संपर्क करिए, आपकी पेंशन को बढ़वाने का कार्य इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और यदि आप किसी जिला सैनिक और चाहे तो आप अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी इस समस्या को सुलझा सकते हैं। इसके अलावा जिन सैनिक भाइयों को लगातार यानी कि डिले प्रमोशन होने के कारण कभी प्रमोशन मिल ही नहीं पाता है, मान लीजिए सिपाही रैंक से इनरोल्ड हुए हैं
और अगला एमएससीपी उनको 8 साल में और उसका अगला एमएससीपी उनको 16 साल में मिलना है, तो वो उसी समय पर मिलेगा। 8 साल में एमएससीपी नायक और 16 साल में एमएससीपी हवलदार। यहाँ पर चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जिनको बीच बीच में प्रमोशन मिलता है, उनके प्रमोशन मिलने के ठीक 8 साल बाद उनको अगला एमएससीपी जो फाइनेंशियली अपग्रेडेशन है वो उनको लागू होता है। इस प्रकार से जिनकी भी समस्या है वो अपनी सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं चर्चा कर रहा था एक ऐसे सैनिक भाई की जो सितंबर 2002 में जिनका रिटायरमेंट होता है और इनको टीयर एशियल राइट नी में 30% आरएमबी में रिकमेंड किया जाता है, परंतु इनको डिसेबिलिटी एलिमेंट सैंक्शन नहीं होता है। यानी कि 2002 में रिटायरमेंट हुआ है, तब से लेकर के आज तक इनको डिसेबिलिटी पेंशन ही नहीं मिल रही है। कहां पर चूक हुई है, कैसे लापरवाही हुई है, आप समझ सकते हैं किन किन की लापरवाही हो सकती है। परंतु इन्होंने न जाने कितने पेंशन कार्यालयों के चक्कर लगाए, इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इन्होंने हमें वो सारे लेटर दिखाए, इन्होंने जितनी बार भी अपने पेंशन कार्यालय से संपर्क किया। जो सैनिक हैं सूबेदार नरेंद्र सिंह परिहार, इनको लेकर के जब ये हमारे पास आए तो इनकी समस्या के समाधान के लिए मेरे द्वारा इनके पेंशन कार्यालय को पत्र भिजवाए गए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 3-4 बार जब मैंने पत्र भिजवाए तो उसके बाद में इनका समाधान हो पाया है। अलग अलग कार्यालयों को पत्र भिजवाने पड़े हैं क्योंकि इतना पुराना केस इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता है। इसका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट के संबंध में जो समस्या थी उसका निवारण ठीक 1 साल बाद यानी कि जून 2025 में हो जाता है और इससे संबंधित जितना भी इनका एरिया है इनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। मुझे पीपीओ भी भेजा, आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनको जो डिसेबिलिटी एलिमेंट सन 2002 से नहीं मिल रहा था, हमारे द्वारा शिकायत भिजवाने पर उनकी पेंशन में सुधार किया गया और उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट सैंक्शन कर दिया गया है। आज इनका डिसेबिलिटी एलिमेंट 7,030 रुपए इनको सैंक्शन कर दिया गया है फॉर लाइफ के लिए। और इससे संबंधित जो भी एरियर बनता था वो भी इनके खाते में क्रेडिट हो चुका है। इतने पुराने पेंशनर जिनकी इस प्रकार की समस्या बनी हुई है। एक और सैनिक भाई आए जो ये कह रहे थे कि जिस दिन से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है, स्पर्श में माइग्रेशन होते ही उनकी डिसेबिलिटी पेंशन रोक दी गई। ऐसे कौन कौन से भाई हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आपकी डिसेबिलिटी पेंशन यदि रुकी है तो वो भी चालू हो जाएगी। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि हमारी डिस्बर्सिंग एजेंसी बदली हुई है तो मुझे अब डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, लेकिन मिलेगी तभी जब आप प्रयास करेंगे। दोस्तों, ऐसे ना जाने कितने रक्षा पेंशनर्स इस चैनल के माध्यम से अपनी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान करवा चुके हैं। आप उस वीडियो के माध्यम से भी देखिएगा। यहाँ पर जो मैं आपको बात बताता हूँ पूर्ण रूप से सत्य बात बताता हूँ, परंतु कुछ एक सैनिक भाई कहते हैं कि प्रमाण क्या है, तो इसके लिए मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। साहब, आपका डिसेबिलिटी पेंशन नहीं आ रहा था, उसके लिए आपने मेरे द्वारा अपने पेंशन कार्यालय को जो पत्र भिजवाया, क्या आपका काम पूरा हो गया और आपकी डिसेबिलिटी पेंशन आनी शुरू हो गई? साहब 2002 में साहब 2002 से साहब अभी तक मुझे कोई पेंशन नहीं मिली। आपके द्वारा राजन साहब के द्वारा मुझे मिला तो साहब मेरी जो है 1,19,000 रुपये साहब एक दिन मिला है। हर मंथ साहब मुझे जो है 37,000 रुपये, पहले 36,000 मिलती थी, फिर साहब जो साहब के द्वारा साहब मुझे जो है 47,000 रुपये हर मंथ पेंशन मिल रही है। मैं साहब आपका और मेरे साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे जो चीज़ का फायदा। इन्होंने कोई पैसे तो नहीं लिए? साहब मुझसे कोई पैसा नहीं लिया था, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू साहब। ऐसे ही दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा ये है मुहाना निवासी श्री बलवान सिंह, हवलदार बलवान सिंह, जो कि गार्ड रेजिमेंट से रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं। इनको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा था, कि डिसेबिलिटी पेंशन का केस था और वो सॉल्व हो चुका है। ऐसे जो भी सैनिक भाई हैं अपनी पेंशन संबंधी समस्या के समाधान के लिए हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से भी संपर्क करके अपनी पेंशन संबंधी समस्या को दूर करवा सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारियां अक्सर आप लोगों को दी जाती हैं, साथ में पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान भी करवाए जाते हैं। हमारे चैनल को यदि आप लोगों को अच्छा लगता हो तो इसके लिए आप अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक शेयर भी कर सकते हैं ताकि अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक भी मदद पहुंचाई जा सके।
धन्यवाद। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ शीघ्र मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।